गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 27 है, ठीक है। और जो हमारी हॉर्टिकल्चर का इसमें सब्जेक्ट चल रहा है उसका लेक्चर नंबर लास्ट है, ठीक है। आज जो है हॉर्टिकल्चर की सब्जेक्ट जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एंटोमोलॉजी पे, अगली सब्जेक्ट जो हमारी एंटोमोलॉजी है उस पर मूव करेंगे। उसके पहले आप जो है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या जो भी वीडियो हमारा देखें उसको शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सभी जो वीडियो हैं आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। और एक जानकारी और आपको देनी थी, संडे को आपके लिए जो हिंदी मैंने आपको बताया था, जो हिंदी की नेमराज सुंडा है, ठीक है, हिंदी की जो नेमराज सुंडा है उसको हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट टॉपिक लेके उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जिससे आपका एग्ज़ाम के पहले रिवीजन हो जाएगा। जो भी एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, जैसे आपका एफओ का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम आ रहे हैं सबके लिए आपका जो है वो बेनिफिशियल रहेगा और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में पूसा चिकनी, आपने एक वेराइटी पढ़ी होगी पूसा चिकनी, एक किसकी वेराइटी, किसकी प्रजाति। आपके पास ऑप्शन है तुरई, कद्दू, टिंडा, खीरा। तुरई, कद्दू, टिंडा, खीरा। तो पूसा चिकनी जो है इसका सही आंसर क्या होगा? तुरई। क्या होगा? स्पंज गार्ड जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पंज गार्ड। क्या बोलते हैं? स्पंज गार्ड तो है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तुरई। और पूसा चिकनी किसकी वैरायटी है? तुरई की, स्पंज गार्ड की। अगर बात करते हैं पंपकिन, कद्दू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पंपकिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंपकिन बोलेंगे, ठीक है। अगर कद्दू की बात करें तो इसकी एक फेमस वैरायटी कौन सी? पूसा विश्वास, बहुत सारे एग्जाम में आई है पूसा विश्वास। पूसा विश्वास किसकी वैरायटी है? कद्दू की है। अगला हम बात करते हैं टिंडा, ठीक है। इसकी एक फेमस वैरायटी कौन सी? दिल पसंद। टिंडा देख के क्या हो गया? दिल को पसंद आ गया, ठीक है। तो टिंडा की कौन सी वैरायटी है? दिल पसंद। अगला आपका आता है कुकुम्बर। खीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुकुम्बर कहते हैं, ठीक है। कुकुम्बर की बहुत फेमस वैरायटी कौन सी है? पूसा संयोग। पूसा संयोग। और ये एक ऐसी वैरायटी है जो कैसी है? गायनोसियस वैरायटी है। गायनोसियस वैरायटी क्या है? गायनोसियस वैरायटी। तो हमने आपको बताया पूसा चिकनी किसकी वैरायटी है? तुरई की वैरायटी है, जिसे क्या बोलते हैं? स्पंज गार्ड बोलते हैं। कद्दू पूसा विश्वास, टिंडा दिल पसंद, और खीरा की जो वैरायटी कौन सी? पूसा संयोग, जो कैसी वैरायटी? गायनोसियस वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। किस कीट, ये कोट नहीं होगा, किस कीट को रेड स्पाइडर माइट के नाम से जाना जाता है? एक कौन सा कीट है जो रेड स्पाइडर माइट के नाम से जाना जाता है? ये जो कीट है ये हमारे जितनी कुकुरबिटेसी की फैमिलीज होती हैं उनमें पाया जाता है। कुकुरबिटेसी की फैमिली कौन कौन सी होती है? जो जायद ऋतु में पाई जाती हैं। जैसे हमारी कौन कौन सी हो गई, इसमें फसलें कौन कौन सी आती हैं? जैसे कि इसमें कद्दू आ गया, आपका पंपकिन आ गया, वाटरमेलन आ गया, और आपका मस्कमेलन आ गया, बॉटल गार्ड आ गया, स्पंज गार्ड, जो तुरई लौकी, ये सब जो फसलें आती हैं किस में आती हैं? कुकुरबिटेसी में। तो ये कॉमन जो हमारा इंसेक्ट है कुकुरबिटेसी का, कौन सा है? रेड स्पाइडर माइट। इसको किस नाम से जाना है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आपके पास ऑप्शन है रेफिडोपल्पा, कोइलिकोलिस, बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी, टेट्रेनिकस कुकुरबिटी, या सेरेटिया मार्सेंसिस। सेरेटिया मार्सेंसिस क्या है? सेरेटिया मार्सेंसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेट्रेनिकस कुकुरबिटी। अगर हम बात करते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है रेड स्पाइडर माइट का साइंटिफिक नेम क्या है? टेट्रेनिकस कुकुरबिटी। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि रेड स्पाइडर माइट किन कुल वाली फसलों में लगता है, तो पीछे कुकुरबिटी लिखा, यानी कि किस में हो जाएगा? कुकुरबिटेसी में हो जाएगा, ठीक है। वही अगर बात करें रेफिडोपल्पा फोइकोलिस, क्या है? रेफिडोपल्पा फोइकोलिस। तो ये इसे क्या बोलते हैं? रेड पंपकिन बीटल। जो हमारा रेड पंपकिन बीटल होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेफिडोपल्पा फोइकोलिस। अगला हम बात करते हैं बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी। ये भी कुकुरबिटेसी कुल का है। इसका साइंटिफिक नेम, ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये फ्रूट फ्लाई, जो हमारी फल मक्खी होती है, किसमें? जो कुकुरबिटेसी कुल में लगती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
टेट्रेनिकस कुकुरबिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला है खीरा जो हमारा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कुकुम्बर। खीरे को क्या बोलते हैं, कुकुम्बर बोलते हैं। इसमें एक रोग लगता है पिलो डिजीज़। कैसा रोग लगता है, पिलो डिजीज़। किसकी कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीज, बोरान, सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीज, बोरान और सल्फर। तो ये जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। खीरे में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पिलो डिजीज़ हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पिलो डिजीज़ कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तरबूज। तरबूज को इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन। अगर वाटरमेलन की बात करें, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम और जो फैमिली है ये तो आप जानते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली है। अगर हम बात करते हैं सीड रेट की, अगर इसकी हम सीड रेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी हम सीड रेट की बात करते हैं तो इसकी सीड रेट के बारे में ऑप्शन है आपके पास 4 से 4.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम, 3 से 6 किलोग्राम, 4 to 4.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 1.5 to 2 किलोग्राम, 3 to 6 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 4 to 4.5 किलोग्राम। 4 से 4.5 किलोग्राम वाटरमेलन की सीड रेट होती है। अगर बात करें 2.5 किलोग्राम किसकी होती, ये होती कुकुम्बर की होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, खीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खीरा बोलते हैं। वही अगर बात करते हैं 1.5 से 2 किलोग्राम, ये किसका होता है, मस्क मेलन। मस्क मेलन को हिंदी में क्या कहते हैं, खरबूजा कहते हैं। क्या कहते हैं, खरबूजा। तरबूज का भाई, तरबूजा का छोटा भाई क्या होता है, खरबूजा। अगर 3 to 6 की बात करते हैं तो एक इसका होता है बॉटल गार्ड का होता है। इसका होता है बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लौकी। क्या कहते हैं, लौकी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे लौकी कहते हैं। तो लौकी का कितना होता है, 3 से 6 किलोग्राम। अगर हम खरबूजे की बात करते हैं 1.5 से 2 किलोग्राम। अगर हम खीरे की बात करते हैं 2.5 किलोग्राम। और अगर हम सीड रेट किसकी, तरबूज की बात करते हैं 4 से 4.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में सबसे मीठी तरबूज की प्रजाति कौन है। ये तरबूज है, ठीक है, पा बन गया है। तरबूज की प्रजाति में सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है शुगर बेबी, पूसा बेदाना, पूसा संयोग, पूसा रसराज। तो सबसे जो मीठी प्रजाति है कौन सी है, शुगर बेबी। इसकी एक क्वालिटी और है, इसमें TSS जो होता है 11 से 13% पाया जाता है। TSS कितना पाया जाता है, 11 से 13% TSS पाया जाता है, ठीक है। अगर पूसा बेदाना की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो वाटरमेलन होता है तरबूज की सीडलेस वैरायटी होती है। इसमें जो है बीज नहीं पाया जाता, ठीक। जो सीड होते हैं, छोटे छोटे बीज जो होते हैं तरबूज में, देखा होगा आपने काले काले, वो पूसा बेदाना में, बेदाना मतलब दाना होते नहीं, इससे याद रखेंगे। पूसा बेदाना किसकी वैरायटी, तरबूज की। कैसी वैरायटी, सीडलेस वैरायटी। पूसा संयोग मैंने अभी आपको बताया खीरा की वैरायटी है। कैसी है, गाइनोसिस वैरायटी। पूसा रसराज किसकी वैरायटी है, ये मस्क मेलन की वैरायटी। मस्क मेलन अभी मैंने आपको बताया, मस्क मेलन किसे कहते हैं, खरबूजे को कहते हैं। खरबूजे की वैरायटी क्या है, पूसा रसराज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुगर बेबी, जिसमें TSS 11 से 13% पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मटर की किस प्रजाति को दाल के लिए उपयोग किया जाता है। मटर की ऐसी कौन सी प्रजाति है, पी, ठीक है, जिसको दाल के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी 2 वेराइटीज़ होती हैं, एक तो होती गार्डन पी, एक तो होती फील्ड पी, वही हमें देखनी है। अगर हम बात करते हैं पायसम सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस, ये क्या होती, ये हमारी होती गार्डन पी, गार्डन पी, ठीक। एक होती है पायसम सेटाइवम वेराइटी अर्बेंस, ये हमारी होती फील्ड पी। क्या होती है, ये हमारी फील्ड पी। अब गार्डन क्या होता है, गार्डन जो होता है हमारा, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, ठीक है, उनको उगाते हैं। फील्ड में हम क्या उगाते हैं, अनाज को उगाते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है। हॉर्टिकल्चर जानते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना। जो जिन क्रॉपों का गार्डन में कल्टीवेशन किया जाता है, जिन पौधों का गार्डन में कल्टीवेशन किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर, उन्हें हॉर्टिकल्चर ब्रांच, या वो जो क्रॉप होती है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है, ठीक। जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आएंगी वो कौन सी है, पायसम सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस, ठीक है। ये कैसी, गार्डन पी है, ठीक है। तो जो हमारी कैनिंग
जब हम कैनिंग मीन्स होता है डिब्बाबंदी। जब हम डिब्बाबंदी करते हैं, जैसे हम लोग मटर वगैरह आता है, ठीक है, जिसे हम सफल मटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो एक ऐसा होता है, ये कैनिंग वगैरह में होके आता है ना, क्योंकि ये प्रिजर्व किया जाता है। तो जो हम प्रिजर्वेशन के लिए जो मटर के दाने रखते हैं वो कौन से होते हैं? पाइसम सेटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस। हॉर्टेंस से ही समझ लीजिए जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। अगला है पाइसम सेटाइवम वैरायटी अर्बेंस। ये कौन सी होती है? जो फील्ड पे लगाई जाती हैं, जो अनाज के लिए होगी, यानी अनाज के लिए कौन सी होगी? दाल होगी। जो दाल के लिए उगाई जाती है वो कौन सी होगी? अनाज के लिए होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाइसम सेटाइवम वैरायटी अर्बेंस। ठीक है, तो इसमें बोथ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैरायटी अगर पूछा जाए कितनी होती है? 2 टाइप की होती है। पाइसम सेटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस जो कि गार्डन की होती है, पाइसम सेटाइवम वैरायटी अर्बेंस जो कि फील्ड की होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्न में मटर की फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? पहली जो ड्वार्फ मीन्स होता है बौनी वैरायटी, ठीक है। बौनी वैरायटी कौन सी? सबसे पहली अपर्णा HF4, आर्केल, साइल्विया, अर्का अजीत। तो इसका सही आंसर होगा अपर्णा HFP4। क्या है? अपर्णा HFP4, ठीक है। अगर आर्केल की बात करते हैं, इस सिकल शेप्ड होती, सिकल शेप्ड होती। सिकल शेप्ड मतलब क्या होता है? सिकल मीन्स क्या होता है? हंसिया। शेप्ड मीन्स आकार की। जो हंसिए के आकार की होती है वो कौन सी होती है? आर्केल होती है। साइल्विया एक वैरायटी होती है, साइल्विया ये ऐसी वैरायटी है, ठीक है, जिसका जैसे हम लोग मटर खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो फली होती है, फली को पहले खोलते हैं, उसके अंदर जो दाने होते हैं उनको खा लेते हैं और फली को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें पूरा का पूरा जो पॉड है, जो इसमें दाने भी हैं, इसकी जो फली भी है, ऊपर का आवरण भी होता है, दोनों को खाने योग्य होता है, ठीक है। दोनों जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। तो इसकी ये खासियत है या क्वालिटी मान लीजिए कि एडिबल होल मीन्स होता है, मतलब पूरा का पूरा पॉड, मतलब जो पूरा का पूरा जो इसका पॉड होता है वो पूरा का पूरा खाया जा सकता है, ठीक है। अगला है अर्का अजीत। अर्का अजीत जो है रेसिस्टेंट होती है किसके? पाउडरी मिल्ड्यू के। किसके? पाउडरी मिल्ड्यू के। तो ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। जो पूरी की पूरी एडिबल पॉड होती है वो कौन सी? साइल्विया और आर्केल, ये भी बहुत पूछी जाती है। जो सिकल शेप्ड होती है वो कौन सी होती है? आर्केल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, निम्न में लोबिया की प्रजाति लोबिया की प्रजाति नहीं है। निम्न में जो है लोबिया की प्रजाति नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पूसा ऋतुराज, पूसा फाल्गुनी, जोबनेर ग्रीन, दुर्गापुरा सफ़ेद। पूसा ऋतुराज, पूसा फाल्गुनी, जोबनेर ग्रीन, दुर्गापुरा सफ़ेद। तो इसमें जो दुर्गापुरा सफ़ेद है ये जो है लोबिया की प्रजाति नहीं है। किसकी प्रजाति? क्लस्टर बीन की। क्लस्टर बीन की प्रजाति। किसकी प्रजाति? क्लस्टर बीन की। अब क्लस्टर बीन के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिए, 15 से 20 किलोग्राम इसकी क्या होती है? सीड रेट होती है। 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। वही अगर लोबिया की बात करें, इसकी होती है 12 से 15 किलोग्राम। कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम। ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों लोबिया की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। दुर्गापुरा सफ़ेद किसकी प्रजाति? क्लस्टर बीन की प्रजाति, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फूल। और जो फूल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं निर्यात करने में प्रथम कौन देश है? अगर हम बात करें जो फ्लावर हमारे होते हैं, जो फ्लावर होते हैं और जो फ्लावर से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको जो एक्सपोर्ट करता है उसमें लीडिंग कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, भारत, अमेरिका, नीदरलैंड। जर्मनी हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, नीदरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नीदरलैंड्स हो गया। जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, ठीक है, किसका? फ्लावर और जो फ्लावर प्रोडक्ट है वो कौन सा? नीदरलैंड। अगर जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी इम्पोर्टिंग है। इम्पोर्ट का मतलब होता है मंगाना, मतलब सबसे ज़्यादा जो फूल मंगाए जाते हैं या फूल के प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ मंगाए जाते हैं? जर्मनी में मंगाए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं, ये सबसे बड़ा मार्केट है किसका? कट फ्लावर का। जो हमारे कट फ्लावर होते हैं फर्स्ट है, जो कट फ्लावर होते हैं उसमें फर्स्ट मार्केट कौन सा है? जर्मनी का मार्केट है, ठीक है। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो जो लूज फ्लावर होते हैं, ठीक है, लूज फ्लावर होते हैं, उसमें फर्स्ट है कौन? इंडिया।
जो लूज फ्लावर हो तो उसमें फर्स्ट मार्केट कौन सा है? इंडिया का है। वहीं अगर अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका जो है फ्लोरिकल्चर इम्पोर्टर में फर्स्ट है। फ्लोरिकल्चर मैंने आपको बताया था, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? जिसमें फूलों का अध्ययन है, तो फूलों की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन सा है? मार्केट अमेरिका का है। सबसे ज़्यादा जो फ्लावर है उनको इंपोर्ट कौन करता है? जर्मनी करता है। सबसे ज़्यादा जो कट फ्लावर का मार्केट कहाँ है? जर्मनी में है। सबसे ज़्यादा जो लूज फ्लावर है उसका मार्केट कहाँ है? इंडिया में है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो कौन सा देश है? नीदरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। फूल उत्पादन में जो फ्लावर प्रोडक्शन होता है उसमें प्रथम स्थान एरिया के हिसाब से किस प्रदेश का है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यूपी। कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और यूपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। जो एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे कौन है फ्लावर प्रोडक्शन में? कर्नाटक। वहीं अगर बात करते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है? ये कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। मैक्सिमम प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है प्रोडक्शन? तमिलनाडु में होता है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा कट फ्लावर कहाँ प्रोडक्शन किया जाता है? कट फ्लावर का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? वेस्ट बंगाल में किया जाता है। यूपी की बात करते हैं, ठीक है, तो यूपी इसमें कोई स्थान नहीं रखता है फ्लावर्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तमिलनाडु किस में है? तमिलनाडु हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने में है। ठीक है, वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल जो हमारा किस में है? वेस्ट बंगाल जो हमारा कट फ्लावर में सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल किस में? कट फ्लावर में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा है पार्क। ठीक, कौन सा पार्क कहाँ है? तो एक पार्क है बुद्धा जयंती पार्क। ये कहाँ पे स्थित है? पिंजौर, दिल्ली, चंडीगढ़, मैसूर, जोधपुर। पिंजौर में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, मैसूर में है, जोधपुर। तो ये कहाँ है? दिल्ली में। पिंजौर में कौन सा गार्डन है? इसमें है मुगल गार्डन। कौन सा गार्डन? मुगल गार्डन कहाँ है? पिंजौर में। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं, ये कहाँ है? चंडीगढ़ में कौन सा गार्डन? रोज़ गार्डन। चंडीगढ़ में कौन सा गार्डन? रोज़ गार्डन, सॉरी। मैसूर में कौन सा गार्डन है? मैसूर की बात करें तो वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में है। ठीक है, वहीं अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में जो है मधौर गार्डन है। क्या है? मधौर गार्डन है, मधौर गार्डन। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली में है। अगर पिंजौर की बात करते हैं या मुगल गार्डन की बात करते हैं तो दोनों एक ही जगह है। अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं वहाँ रोज़ गार्डन है। अगर मैसूर की बात करते हैं वृंदावन गार्डन। अगर जोधपुर की बात करते हैं मधौर गार्डन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैपनीज़ गार्डन स्टाइल क्या है? जो जैपनीज़ गार्डन होते हैं उनका स्टाइल कैसा होता है? फॉर्मल स्टाइल के होते हैं, इनफॉर्मल स्टाइल के होते हैं, फ्री स्टाइल होते हैं, या इनमें से कोई भी स्टाइल इनका नहीं होता? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होते हैं और फ्री स्टाइल का। जो फॉर्मल गार्डन होते हैं, मान लिया हमने इधर ये प्लांट लगाया, मान लिया फ्लावर ये लगाए 1 2 3 4, ठीक, फ्लावर इधर 4 लगे, तो उसी तरीके से सेम उसके सामने भी हम 1 2 3 4, ठीक, मतलब सेम जैसा हम दूसरी तरफ कर रहे हैं सेम वैसे ही हम दूसरी तरफ डेकोरेशन या दूसरी तरफ ट्रेनिंग प्रूनिंग जो भी करना है हमें गार्डन में उसी तरीके से करेंगे। और इसीलिए इसे सिमेट्रिकल गार्डन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल गार्डन भी बोला जाता है। इनफॉर्मल में क्या है? इनफॉर्मल मतलब कुछ भी, जैसे हम लोग इनफॉर्मल जो होता है ना कि इसमें मान लो इधर हमने 4 प्लांट लगा दिए, कोई ज़रूरी नहीं इधर 4 ही लगाए, इधर कुछ और लगा दिया, इधर कुछ और बना दिया, तो ये हमारा हो गया इनफॉर्मल। इसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल गार्डन। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल गार्डन बोलते हैं। फ्री स्टाइल, ये तो फ्री है, फ्री की चीज़ कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं। मान लो यहाँ हमने फ्लावर के प्लांट लगा लिए, या हमने जो फव्वारा है उसे लगा लिया, यहाँ हमने कुछ और लगा दिया, यहाँ हमने कोई घर बना दिया, यहाँ हमने कुछ पक्षियों का बना दिया, तो कुछ भी यहाँ पे हम इधर उधर कुछ भी रख सकते हैं, तो वो कैसे होते हैं? फ्री स्टाइल होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फॉर्मल गार्डन, तो जैपनीज़ गार्डन कैसा है?
जापानीज़ गार्डन जो है हमारा इनफॉर्मल स्टाइल का, कैसा है, इनफॉर्मल स्टाइल का है। फॉर्मल की बात करते हैं तो हमारा जो है मुग़ल गार्डन हो गया, मुग़ल हो गया, पर्शियन गार्डन हो गया, ये कैसे हमारे हैं, ये हमारे हैं फॉर्मल गार्डन, ठीक है। और एक हमारा अभी मैंने आपको बताया था पिंजौर, पिंजौर गार्डन कहाँ बताया था मैंने आपको, वहाँ जो है मुग़ल गार्डन जो होता है पिंजौर का, वो भी कैसा है, फॉर्मल स्टाइल का है, ठीक। अगर फ्री स्टाइल की बात करते हैं, फ्री स्टाइल में जैसे हमारा रोज़ गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है, इंग्लिश गार्डन हो गया, ठीक है। ये सभी कैसे हैं, ये फ्री स्टाइल गार्डन है, कैसे हैं, फ्री स्टाइल। तो जापानीज़ गार्डन कैसा है, इनफॉर्मल स्टाइल का गार्डन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, हार्ट ऑफ गार्डन किसे कहते हैं। रनिंग वाटर हो गया, ये बहता हुआ पानी को क्या कहें, रनिंग वाटर कह देंगे, ठीक। लॉन हो गया, ये लोन वो वाला नहीं जो बैंकों से लेते हैं इंटरेस्ट पे, वो नहीं। रॉकरी हो गया, रॉकरी मतलब होता है जो पत्थरों पे छोटे छोटे प्लांट उगते हैं उन्हें कहते हैं रॉकरी, ठीक है। बारादरी हो गया, ठीक है। तो इसमें से हार्ट ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है, जो हार्ट ऑफ गार्डन होता है वो किसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ गार्डन कहा जाता है लॉन। अब लॉन क्या होता है, जो हम लोग गार्डन में घास नहीं देखते हैं, अगर घास ना हो गार्डन में तो कोई गार्डन लगेगा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो लॉन जो है, जो घास होती है ना, वो जो होती है हार्ट ऑफ गार्डन, मतलब जो हमारा बगीचा उसका दिल माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं रनिंग वाटर की, बहता हुआ पानी, इसे लाइफ ऑफ गार्डन कहते हैं, लाइफ ऑफ गार्डन। हालांकि ये लाइफ हम लोगों के लिए भी है, पानी जो है लाइफ हम लोगों के लिए भी है, लेकिन अगर गार्डन की बात हो रही तो उसके लिए भी लाइफ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, बहता हुआ पानी, ठीक। अगर पानी बहेगा नहीं तो ना तो लॉन तक पहुंचेगा, ना तो किसी प्लांट तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर रॉकरी की बात करें, मैंने अभी आपको बताया, रॉकरी जो है, जो पत्थर होते हैं, पत्थर जो होते हैं उन पे छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं, उन्हें कहते हैं रॉकरी, ठीक। बारादरी, बारादरी जो होता है, आपने देखा होगा मुग़ल गार्डन जो होता है, ये फीचर होता है किसका, मुग़ल गार्डन का। मुग़ल गार्डन का फीचर क्या होता है, बारादरी होता है। अगर रॉकरी की बात करें किसका फीचर होता है, ये इंग्लिश गार्डन का फीचर होता है, इंग्लिश गार्डन का फीचर होता है, ठीक है। कैसा फीचर होता है, इंग्लिश गार्डन का। वहीं अगर हम बात करते हैं बहते हुए जो रनिंग वाटर है, ये किसका ये किसका फीचर होता है, ये मुग़ल गार्डन का फीचर होता है, मुग़ल गार्डन का फीचर होता है, किसका होता है, मुग़ल। तो मुग़ल गार्डन का बारादरी और बहता हुआ पानी दोनों किसके होते हैं, मुग़ल गार्डन के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुलकंद। गुलकंद तो आप तो जानते होंगे, वो किससे मिलकर बनता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रोज़, जो रोज़ की पंखुड़ियाँ होती उससे खाली मिलके बनता है, चीनी से मिलके बनता है, या इन दोनों को मिला के बनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गुलकंद बनता है इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। जो रोज़ हमारा होता है, ठीक है, उसकी पंखुड़ियाँ लेते हैं, ठीक, रोज़ की पंखुड़ियाँ लेते हैं और क्या लेते हैं, शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं, और कितना रेशियो रखा जाता है, 1:1, 1:1 रेशियो रखा जाता है, 1:1 के अनुपात में इनको हम मिलाते हैं, तब हमारा क्या बनता है, हमारा तब बनता है गुलकंद, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कैनिंग होती है, कैनिंग होती है उसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं। हम कैनिंग की बात करते हैं, कैनिंग दो टाइप का होता है, एक तो हम करते हैं फ्रूट की कैनिंग और एक तो हम करते हैं वेजिटेबल की कैनिंग। किसकी करते हैं, वेजिटेबल की कैनिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रूट की कैनिंग हम करते हैं तो उसमें कितना टेम्परेचर देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं। वहीं अगर हम वेजिटेबल की कैनिंग करते हैं, किसकी, वेजिटेबल की कैनिंग करते हैं, उसमें कितना हम टेम्परेचर 115 से 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो वही इसमें कहा जा रहा है। अगर डिब्बाबंदी की बात करें तो ये तो फ्रूट का हो जाएगा, ठीक, 115 से 121 ये किसका, वेजिटेबल कैनिंग हो जाएगा, लेकिन है दोनों किसके, कैनिंग के भाग, ठीक। मतलब कैनिंग मतलब डिब्बाबंदी होता है। वहीं अगर बात करते हैं 85 से 90 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, ये होता है पास्चुराइजेशन। जब पास्चुराइजेशन करते हैं उसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, 85 से 90 डिग्री सेल्सियस। कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। अब पास्चुराइजेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन होता है जिसमें केवल हम जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसको सड़ा देंगे, केवल हम उन्हें मारते हैं, तो वो क्या होता है, पास्चुराइजेशन होता है।
अगला हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, ये स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है। इसमें क्या हम हार्मफुल और दोनों जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया दोनों को मार देते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट को स्टेरिलाइज कर देते हैं तो उसमें हार्मफुल और हमारे जो दोनों बैक्टीरिया हैं, जो हमारे अच्छे और ख़राब बैक्टीरिया हैं, दोनों ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। जब हम कूलर करते हैं, जब हम कूल करते हैं किसी प्रोडक्ट से या किसी मशीन से, तो कितना टेम्परेचर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कितना रखते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। 85 से 90 के कौन सा होगा, पास्चुराइजेशन होगा। पास्चुराइजेशन क्या होता है, जिसमें केवल हम हार्मफुल बैक्टीरिया मारते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स मारते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हार्मफुल और बेनिफिशियल बैक्टीरिया दोनों को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे कलर्ड फ्रूट होते हैं, क्या होते हैं, कलर्ड फ्रूट होते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं या परिरक्षक यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव वे केमिकल होते हैं जो कि हमारे फलों को या हमारी सब्जियों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं, उन्हें सड़ने नहीं देते, वो क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो रंगीन फलों के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। कितना, सोडियम बेंजोएट, और कितना यूज़ करते हैं, 700 ppm, या इसको हम लिख सकते हैं 0.07%, ठीक। वहीं अगर बात करें पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, ठीक, तो ये जो है ये किसके लिए, ये कलरलेस फ्रूट के लिए, कलरलेस फ्रूट के लिए, जिसमें कि कलर नहीं होता, रंगहीन जो हमारे फल होते हैं उनके लिए। अगर इसकी बात करें तो 350 से 400 ppm पर यूज़ करते हैं, या अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.03% का हम यूज़ करते हैं, कितना, 0.03% का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वहीं एल्कोहल की बात करते हैं, जब एल्कोहल की बात करते हैं तो हम जब फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन की क्रिया करते हैं, तो उसमें एल्कोहल का यूज़ होता है, कितना होता है, 7 से 20% एल्कोहल का यूज़ करते हैं। कितना मात्रा, 7 से 20% की मात्रा यूज़ करते हैं। अगला हमारा एंटीऑक्सीडेंट, क्या है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन होता है उसको जो चेक करता है, उसका काम वो कौन सा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैम में TSS की मात्रा कितनी रखी जाती है। जो हमारा जैम होता है, एक होता है जैम, एक होता है जेली, ठीक है। तो जैम की बात करते हैं तो इसमें TSS की मात्रा कितनी है, कि आपके पास ऑप्शन है, ये 68 है, ठीक है, 68.5%, 65%, 0.5 to 1, 0.5 to 0.6%। तो TSS की मात्रा जो है 68.5% रखते हैं। वहीं अगर जेली में TSS की मात्रा बात की जाए, ठीक, जेली में TSS की मात्रा बात की जाए कितनी होती, 60% के ऊपर होती। 0.5 to 1% जो होता है पेक्टिन होता है। पेक्टिन किस में यूज़ किया जाता है, ये किस में किया जाता है, ये जेली में यूज़ किया जाता है, ठीक। जैम में पेक्टिन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं 0.5 to 0.6%, ठीक, ये क्या होता है, ये जो होता है हमारा एसिड होता है, किस में होता है, जैम में होता है। जैम में एसिड कितना पाया जाता है, 0.5 to 0.6%। वहीं अगर जेली की बात करते हैं, जेली एसिड की बात करते हैं, कितने एसिड पाना होना चाहिए, 1% एसिड होना चाहिए, ठीक। तो जैम में TSS कितना, 68.5%, जेली में कितना, 65% के ऊपर। अगर हम एसिड की बात करें जैम में 0.5 to 0.6%, वहीं अगर जेली में बात करें 1%, 0.5 to 1% पेक्टिन पाया जाता है किसमें, जेली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब पौधों को किसी जानवर की आकृति में ढाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये टोपियरी हो जाएगा, ठीक है। टोपियरी, बोनजाई, एज या हेज। टोपियरी उसे कहते हैं, बोनजाई कहते हैं, एज कहते हैं या हेज कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टोपियरी कहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे गार्डन जाते होंगे, कई सारी आपने डिस्कवरी वगैरह देखा होगा, कई सारी मूवीज़ देखी होंगी,
उसमें आपको दिखता है कि किसी न किसी जानवर के आकार में कोई ना कोई प्लांट ढला हुआ है, ठीक है। जैसे एक प्लांट को हम किसी जानवर की आकृति हम बना देते हैं, ठीक है। उस प्लांट के ऊपर हम वो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो रख देते हैं, तो उसी के हिसाब से वो प्लांट ग्रो करता है। तो वैसे ही आकृति उस चाहे एनिमल हो चाहे किसी बर्ड हो, उसी तरीके से आकृति बन जाती। तो उसे उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे टोपियरी। बोनसाई क्या होता है? बोनसाई आपने देखा होगा, छोटा सा गमला होता है, उसमें बहुत छोटा सा पेड़ लेकिन झाड़ी नुमा पेड़ होता है, ठीक है। तो वो कौन सी विधि होती है पेड़ उगाने की? वो होती है बोनसाई विधि। और ये बोनसाई विधि कहाँ से आई है? बोनसाई विधि आई है कहाँ से? जापानीज़ विधि है। जापानीज़ विधि है जो छोटे पेड़ों को गमले में उगाने की विधि। एज क्या होता है? एज आपने देखा होगा, किनारे किनारे पे छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? एज होते हैं। हेज की बात करें, ये भी किनारे किनारे पे प्लांट होते हैं, लेकिन ये छोटे प्लांट जो होते हैं, एज होते हैं, उनसे काफ़ी लंबे प्लांट होते हैं, उन्हें क्या जाता है? हेज कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टोपियरी, ठीक, ये टोपियरी हो जाएगा। तो आज जो है आपके क्वेश्चन जो हैं यहीं पे समाप्त होते हैं। अगली क्लास जो हमारी होगी एंटोमोलॉजी की क्लास होगी, उसमें हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, हम संडे से या मंडे से आपके लिए जो पहला टॉपिक है निम्रा सुंडा का, उसको लेके आएंगे, ठीक है। अगर रिव्यू अच्छा रहता, आप लोग पसंद करते हैं तो उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके एग्ज़ाम आने के पहले, ठीक है। तो चैनल को हमारे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।